दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपका मेंस का एग्जाम आने से पहले मैं जो बैंकिंग अवेयरनेस का कंप्लीट जो फाउंडेशन कोर्स है वो कंप्लीट कर दूंगा। तो अभी तक मैं इसमें ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। एक इंट्रोडक्शन का पार्ट डाल दिया मैंने, फिर दूसरा हम लोग एक स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं फाइनेंशियल सिस्टम का। ये हमारा थर्ड पोर्शन है, यानी कि अभी तक 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये थर्ड सेक्शन है। और आज के इस सेक्शन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक। ठीक है जी हाँ, इस टॉपिक को इंटरव्यू में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है और साथ ही में एग्जाम में भी इससे कभी कभार 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहने वाला है। सो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये जो कोर्स है फाउंडेशन बैच है बैंकिंग अवेयरनेस का, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। बेसिक से लेकर के एडवांस तक कवर कराऊंगा मैं। और आपका ज्यादा टाइम बर्बाद किए हुए, लंबी लंबी शायरी ना सुनाते हुए, लंबे लंबे मोटिवेशनल वर्ड ना सुनाते हुए मैं सीधा कंटेंट पर जाऊंगा। और अगर आप जेन्यून मतलब बहुत ही सीरियसली तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग की, तो ये फिर वीडियो आपके लिए ही बना हुआ है। ठीक है, और इसी तरह के जो आपके सीरियस दोस्त हैं, तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, उनको भी आप इसको रिकमेंड करें। ठीक है, सो चलिए पहले हम लोग समझते हैं कि शेड्यूल बैंक क्या होती है और नॉन शेड्यूल बैंक क्या होती है। देखिए, इसमें आपने एक पढ़ा होगा 25 दिन में पैसा डबल करने वाली स्कीम, याद है, लक्ष्मी चिट फंड। तो ये जो होती है, क्या यहाँ पर आपके पैसा जो आपने जमा किया उसकी कोई गारंटी है? तो कोई गारंटी नहीं है। अगर कोई गारंटी नहीं है तो इसका मतलब है कि कोई उन पर रेगुलेटरी बॉडी नहीं होगी। तो क्लियर सी बात है कि इस तरह के ये जो चिट फंड होते हैं, निधि कंपनीज होती हैं, पत संस्था होती हैं, ये सब किस में आ जाती हैं? आपकी नॉन शेड्यूल बैंक में आ जाती है। ठीक है, तो दोस्तों अब कभी भी आप लोग अपने पैसे को डबल करने के चक्कर में मत रहिएगा, वरना आपको मालूम है कि जहां पर आप हाई प्रॉफिट के बारे में सोचते हो, वहां पर रिस्क भी आपको कैसा रहता है? हायर रहता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम लोग इस सेशन की। और बेहतरीन तरीके से हम लोग सारी चीजें आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। तो हमारा जो मेन कंटेंट है वो है शेड्यूल वर्सेस नॉन शेड्यूल बैंक। सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द बैंक एंड व्हाट इज द रोल ऑफ द बैंक। कि बैंक क्या होती है और बैंक का प्रमुख फंक्शन क्या होता है दोस्तों। ठीक है, तो अगर हम लोग बैंक के बारे में बात करने जाएं तो आप कह सकते हैं कि बैंक इज एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विच वर्क एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी बिटवीन द क्रेडिटर एंड बिटवीन द डेटर। ठीक है, बैंक इज अ फाइनेंशियल और बैंक इज एन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन विच एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द डिपॉजिटर एंड द लैंड द लोन टू द बोरोवर, या कह सकते हो डेटर। ठीक है, तो बैंक एक इस तरह की संस्था होती है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो दो लोगों के बीच में कार्य करती है, क्रेडिटर के बीच में और दूसरे किसके बीच में काम करती है? बोरोवर के बीच में। अब इसको समझाने के लिए मैंने आपको बहुत ही बेसिक सा एक एग्जांपल लिया हुआ था। आई होप कि मैंने पिछले सेशन में इसको समझाया हुआ है, तो इसमें मैं ज्यादा आपके लिए टाइम लेने वाला नहीं हूं, बट हाँ, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, आपके सामने ये आप एक डायग्राम देख पा रहे होंगे जिसमें आपको एक क्रेडिटर के बारे में दिखाया गया है और दूसरा एक डेटर के बारे में दिखाया गया है। अब मान लीजिए कि यहां पर आपने क्या किया कि किसी एक हाउस होल्ड को ले लिया। हाउस होल्ड मतलब आम आदमी, याद रखिएगा ये एक आम आदमी है। आम आदमी का काम यही होता है कि भाई साहब ईमानदारी से नौकरी करनी है, सुबह 9 और 10 बजे से लेकर के शाम को 5 और 6 बजे तक। ठीक है, तो उससे हमको क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। अब हमारे पास मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है तो उससे हमको रेंट मिलेगा। मान लीजिए हमारे पास कोई बिजनेस है तो प्रॉफिट मिलेगा। और आपने कोई बैंक में एफडी आरडी वगैरह कर रखी है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो आपके पास ये जो भी सरप्लस फंड बचेगा, एक्सेस में पैसा बचेगा अपने घर के खर्चों को चलाने के बाद, तो आप क्या करेंगे? उस पैसे को लेकर के जाएंगे और किसमें डाल देंगे दोस्तों? बैंक में डाल देंगे। ठीक है, तो आपने क्या किया? बैंक में उसको डिपॉजिट कर दिया। अब जो आपने पैसा डिपॉजिट दिया है, उस डिपॉजिट पर बैंक भी आपको कुछ ब्याज दर देगा, इंटरेस्ट देगा ना। लेकिन डिपेंड करेगा ये डिपॉजिट किस तरह का। अगर करंट अकाउंट डिपॉजिट है तो कुछ भी नहीं मिलेगा, उल्टा आपको ही मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ेंगे। लेकिन सेविंग अकाउंट है, एफडी और आरडी है, तो डेफिनेटली सी बात है कि आपको इस पर इंटरेस्ट मिलने वाला है। और हो सकता है कि आपका ब्याज दर 4 से लेकर के 8% तक हो जाए। तो बैंक क्या करेगा कि उसको ये ब्याज दर देना है, तो बैंक फर्दर क्या करेगा कि सीकर्स ऑफ फंड को ढूंढेगा। तो ये लोग जो है दोस्तों, ये कौन से हैं? सीकर्स ऑफ फंड है। सीकर्स ऑफ फंड मतलब इनको किसी बड़े प्लांट, बड़े किसी बिजनेस को या फर्म को स्थापित करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। कई बार सरकार को भी पैसे की जरूरत होती है, हम लोगों को भी, आपको मालूम है, व्हीकल लोन वगैरह चाहिए होता है। ठीक है, और दूसरा, हम लोगों को भी आप कह सकते हो कि हाउस लोन वगैरह चाहिए होता है। ठीक है, तो इन सब ये जो लोग होते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? सीकर्स ऑफ फंड। तो बैंक इनको लोन देगी और इनसे क्या लेगी? ईएमआई लेगी। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये आप जानते हो कहां चले जाते हैं? देश से बाहर चले जाते हैं। तो अब बैंक ने निर्धारित कर दिया है कि भाई कोई बोरोवर अगर 50 करोड़ 100 करोड़ का लोन ले रहा है तो उसकी सारी जानकारी हमें लेनी पड़ेगी, कहीं ऐसा ना हो कि वो विदेश में भाग जाए। तो ये जो व्यक्ति ईएमआई पर ब्याज भरेगा,
उसका परसेंटाइल आपने पढ़ा होगा कि 8 से लेकर के 14% तक हो सकता है। तो यहां पर हमेशा एक बैंक क्या करेगी, मार्जिन मेंटेन करती है। किस पे मार्जिन मेंटेन करती है, वो इंटरेस्ट जो कि डिपॉजिटर को दिया जाने वाला है और वो इंटरेस्ट रेट जो कि बोरोवर से लिया जाने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से जो बैंक होती है वो काम करती है, एक क्रेडिटर के बीच में और दूसरा कह सकते हैं आपके डेटर के बीच में, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो बैंक होती है एक ऐसी फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय संस्था होती है जो कार्य करती है क्रेडिटर के बीच में और डेटर के बीच में, या फिर आप कह सकते हो कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास सरप्लस ऑफ फंड है और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास डेफिशिएंट फंड है, यानी कि जो सीकर्स ऑफ फंड है। तो एक ये जो ग्रुप है ये सीकर्स ऑफ फंड है और ये जो ग्रुप है इसके पास सरप्लस फंड है। तो इसने जो भी पैसा जमा किया, अब ये डिपॉजिट आप देख सकते हैं कि ये दो प्रकार के हो सकते थे। एक आप कह सकते हैं डिमांड डिपॉजिट, जिसमें आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, तो उसमें करंट अकाउंट है और सेविंग अकाउंट है। दूसरे होते हैं आप जिसको बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। तो ये जो फिक्स्ड डिपॉजिट होते हैं दोस्तों, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, या फिर इनको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म डिपॉजिट बोलते हैं। तो टर्म डिपॉजिट में आपका एफडी आता है और एक दूसरा आरडी आता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, एफडी और आरडी आता है आपके, ठीक है। तो यहां पर एफडी में इंटरेस्ट रेट हाइयर होता है कंपेयर टू आरडी एंड सेविंग अकाउंट, और ये जो करंट अकाउंट होता है ये बिल्कुल जीरो होता है। तो कई बार एक सवाल पूछा जाता है कि इन विच अकाउंट बैंक नॉट बियर एनी लायबिलिटी, और ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, जो आज तक कई बार एग्जाम में पूछा गया, इंटरव्यू में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा खाता है, कौन सा ऐसा बैंक अकाउंट है जिस पर कोई भी बैंक ब्याज दर नहीं देता। ब्याज दर नहीं देता तो बैंक के लिए कोई भी कॉस्ट नहीं है, कोई भी कॉस्ट नहीं है तो कोई भी लायबिलिटीज नहीं है, यानी कि बैंक इसमें जीरो लायबिलिटीज बियर करता है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा वो करंट अकाउंट है जो कि मोस्टली बिजनेस फर्म्स के द्वारा आज के समय में मेंटेन किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बैंक के पास पैसा आया है उस पैसे पर बैंक ने कुछ एक ब्याज दर देना होगा, तो उसके लिए ये जो इंटरेस्ट दी जा रही है वो कॉस्ट है, यानी कि कॉस्ट हमारे लिए क्या हो जाती है, लायबिलिटीज। क्लियर सी बात है, मान लीजिए कि आप कहीं किराए पर रह रहे हैं तो आपके लिए क्या है, लायबिलिटीज है, लेकिन जिस ओनर को आप वो किराया दे रहे हैं उसके लिए वो मकान क्या है, असेट्स है दोस्तों, ठीक है। तो जिस चीज पर आपको प्रॉफिट मिलता है वो आपके लिए असेट्स है और जिस चीज पर आपको खर्च देना पड़ता है वो आपके लिए क्या, लायबिलिटीज। तो ये जो बैंक के लिए जो डिपॉजिट आते हैं वो याद रखिएगा दोस्तों क्या होते हैं, लायबिलिटीज होते हैं। जैसे बैंक के लिए जो बिल्डिंग है वो क्या है, लायबिलिटीज है। बैंक में आप एज अ पीओ एज अ क्लर्क जॉब करने जाएंगे तो आप भी बैंक के लिए क्या बनेंगे, लायबिलिटीज बनेंगे। अब इस लायबिलिटीज को उसने कन्वर्ट करना है असेट्स में, तो असेट्स के लिए इस लायबिलिटीज को लोन के तौर पर देती है और लोन पर क्या मिलता है उनको, ईएमआई। ईएमआई का फुल फॉर्म जरूर लिख दीजिएगा, वैसे फुल फॉर्म होता है इक्विटेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो यहां पर जो लोन्स होते हैं दोस्तों वो क्या कहलाते हैं, असेट्स। अब मान लीजिए कि अब इस लोन पर अगर रेगुलर रिकवरी है, अगर रिकवरी हो रही है तो आप इसको परफॉर्मिंग असेट्स बोलेंगे, और मान लीजिए इसमें कोई भी रिकवरी नहीं है, यानी कि 3 महीने तक आपका कोई भी ईएमआई नहीं आया, तो यही फिर कैसा हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, ठीक है। तो एनपीए क्या होते हैं इनको मैं पूरी तरीके से बाद में बताऊंगा। एनपीए आपने पढ़ा होगा, बैड लोन्स के बारे में पढ़ा होगा। तो ये वो सभी लोन्स होते हैं जिस पर बैंक को 3 महीने में कोई भी ईएमआई नहीं मिलती, तो वो कैसे हो जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। और अगर बैंक में नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की संख्या बढ़ती चली जाएगी तो क्लियर सी बात है कि एक समय के बाद बैंक लॉस में चला जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से दोस्तों होते हैं कुछ एनबीएफसी, तो मन्नापुरम मुथूट, ये भी आपकी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कहीं से फंड रेज करेंगे और ये भी कहीं ना कहीं बोरोवर के बीच को बाद में पैसा हायर इंटरेस्ट रेट पर प्रोवाइड करते हैं। तो एक कॉमन सा क्वेश्चन क्लियर हो गया कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द बैंक एंड द कस्टमर। तो आप कभी भी पूछा गया, एग्जामिनर इंटरव्यू में पूछेगा तो याद रखिएगा, the main relation between the bank and the customer is that is the creditor and the borrower। बहुत क्लियर सी बात है। अच्छा, दूसरा एक और क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि डिपॉजिट्स आर कॉल्ड लायबिलिटीज फॉर द बैंक, है ना, एंड लोन्स आर कॉल्ड असेट्स फॉर द बैंक। इफ ऑन द लैंडिंग लोन देयर इज अ रिकवरी ऑन रेगुलर बेसिस, मान लीजिए कि मैंने व्हीकल लोन लिया, मैं लगातार हर महीने ईएमआई पे कर रहा हूं, तो मेरा जो व्हीकल लोन है कैसा है, परफॉर्मिंग है, बैंक के लिए प्रॉफिट जाएगा ना भाई, है ना। और अगर मान लीजिए मैंने 3-4 महीने तक कोई ईएमआई नहीं भरी उस व्हीकल में, तो कैसा हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग। तो बैंक वाले कुछ प्राइवेट लोगों को मेरे घर भेजेंगे और वो मेरी गाड़ी उठा करके ले जाएंगे। तो इसलिए जो नॉन परफॉर्मिंग होते हैं असेट्स होते हैं बैंक के लिए, वो बर्डन बढ़ा देते हैं दोस्तों, ठीक है। और अगर किसी बैंक में एनपीए बढ़ते चले गए, इसका मतलब है कि वो बैंक फिर बाद में जाकर के लॉस भी फेस करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो अभी तक के प्रीवियस लेक्चर में अगर आपने नहीं देखा है तो उनको जाकर के जरूर देख लीजिएगा। एक हमने पढ़ा था बैंकिंग सिस्टम एट अ ग्लांस और दूसरा हमने पढ़ा था इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का स्ट्रक्चर।
जिसमें मैंने आपको ये 4 बताए हुए थे दोस्तों, एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, फिर फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल सर्विसेज और रेगुलेटरी बॉडीज। तो आज हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं वो पार्ट 1 को कवर करने जा रहे हैं, दैट इज अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। इसको पूरी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज को आपने फर्दर पढ़ा था कि 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक होता है बीएफआई बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी और दूसरा है एनबीएफआई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब ये बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी को 2 भागों में बांटते हैं, एक शेड्यूल बैंक और दूसरा कौन सा है, नॉन शेड्यूल बैंक। और यही हमारा एक मुख्य पर्पज है आज इस लेक्चर में समझने का। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जो मैं आपको एक्स्ट्रा और एडिशनल पॉइंट बताता हूं वो भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी बहुत अच्छे से समझ के जाना है। शेड्यूल का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसी बैंक जो प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हो। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि वेल प्रोफेशनल हो। ठीक है, वेल कैसी हो दोस्तों, प्रोफेशनल हो। ठीक है, अच्छा, वेल प्रोफेशनल वेल ऑर्गेनाइज का मतलब है दोस्तों कि ये किसके अंडर आ जाती हो, आरबीआई के अंडर आ जाती हो। आरबीआई के अंडर आ जाती होगी, इसका मतलब है कि जो हमारा आरबीआई अधिनियम है, आरबीआई एक्ट 1934, उसके अंडर इसके रेगुलेशन होंगे। और साथ में हमारा जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949, उसके भी जो रूल्स होंगे वो भी ये फॉलो करेगी। समझ में आ गया? तो ये होती है आपकी कौन सी, शेड्यूल बैंक। अब शेड्यूल बैंकों की अगर आप बात करने जाएं तो हमारे देश में शेड्यूल बैंक में जितनी भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं ये सभी आ जाएंगी। 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिसमें आपकी एक एसबीआई आती है और दूसरी आपके कौन से आ जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा 11 जो बैंक है आपकी नेशनलाइज बैंक आ जाती है। ठीक है, तो जो 11 हमारे पास नेशनलाइज बैंक है ये भी आ जाएंगी। ठीक है, दूसरी आपकी जितनी भी प्राइवेट बैंक्स हैं वो भी सभी इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, याद रखिएगा। साथ में अगर मैं बात करने जाऊं तो इसमें आपकी कौन कौन सी भी इंक्लूडेड है, इसमें आपकी जो कोऑपरेटिव बैंक्स है वो भी इंक्लूडेड है दोस्तों। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स भी इंक्लूडेड है इसमें। एक्सेप्ट याद रखिएगा, एक्सेप्ट हम लोग अगर बात करने जाएं तो पीएसईएस होती है, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये जो गांव स्तर पर, विलेज स्तर पर कोऑपरेटिव बैंक काम करती हैं वो इसके अंडर में नहीं आती। ठीक है, दूसरा इसमें आपकी कौन सी भी आ जाती हैं, आरआरबी जो ग्रामीण बैंक है वो भी इसके अंदर आ जाएंगी। इसमें आपकी जो फॉरेन बैंक है यानी कि विदेशी बैंक है वो भी आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा शेड्यूल बैंक में। इसके अलावा आप इसमें काउंट करने जाओगे तो आपकी पेमेंट बैंक्स भी इंक्लूड हो जाएंगी। साथ में याद रखिएगा जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स होती हैं वो भी आपकी इसमें इंक्लूडेड होने वाली। तो सवाल क्या है कि भाई दोस्तों कि हमारे देश में क्या सभी बैंक शेड्यूल बैंक है? तो जी हाँ, वर्तमान में अगर देखा जाए तो जितनी भी आपकी आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर में लिस्टेड है वो सभी की सभी आपके देश में शेड्यूल बैंक हैं। एक नॉन शेड्यूल बैंक हुआ करती थी जिसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर बैंक, लेकिन अब वो भी याद रखिएगा शेड्यूल कैटेगरी में जा चुकी है 2013 में। तो लगभग वर्तमान में देखा जाए सो नो बैंक इज कम्स अंडर द नॉन शेड्यूल कैटेगरी। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से बनाए हुए हैं, तो इनको प्लीज जो मेहनत है इनका यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से करिएगा। बीएफआई को आपको मालूम है कि 2 कैटेगरी में बांटा गया था, शेड्यूल और दूसरा कौन सा, नॉन शेड्यूल। शेड्यूल कमर्शियल बैंक को आपको याद होगा दोस्तों, शेड्यूल बैंक्स को 2 भागों में, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक। और इसमें आपकी लार्जर बैंक है, लार्जर बैंक में मैं आपको समझा चुका हूं कि आपकी पीएसबी आती हैं, दूसरी आपकी प्राइवेट बैंक आती हैं, फिर आपकी आरआरबीज आ जाती हैं, और इसके अलावा जो आपकी आती हैं वो कौन सी आती हैं, फॉरेन बैंक्स आती हैं दोस्तों। ठीक है, स्मॉलर बैंक में आपकी याद रखिएगा कि जो है पेमेंट बैंक्स आ जाएंगी। पेमेंट बैंक्स के बाद फिर आ जाती है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स आ जाती हैं। ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में आपने 2 तरह की बैंक पढ़ी थी, एक आपने पढ़ी थी सिंगल स्टेट, ठीक है, और दूसरा आपने पढ़ा था मल्टी स्टेट। याद हो, अगर इसके बारे में तो थोड़ा मैंने कराया था, वैसे मैं कोऑपरेटिव बैंक का एक अलग से लेक्चर लूंगा। जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक होती हैं इनको 3 भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक स्टेट लेवल पर ऑपरेट होती हैं, एक याद रखिएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑपरेट होती हैं, और एक होती है पीएसईएस जिसको आप बोलते हो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, और ये विलेज लेवल पर ऑपरेट होती है। ठीक है, फिर आपका एनबीएफआई था जिसमें आई प्राइमरी डीलर्स और एनबीएफसी आई ऑल इंडिया जो है कौन सा है हमारा, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जिसमें नाबार्ड है, एनएचबी है, सिडबी है, एक्सिम बैंक है, प्राइमरी डीलर्स है, और एनबीएफसी में तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आती हैं जो कंपनी एक्ट याद रखिएगा 2013 के तहत अंडर रजिस्टर्ड है। ठीक है, ये इतना क्लियर है। अब शेड्यूल बैंक में मैंने आपको बताया कि एसबीआई है और इसके एसोसिएट तो है ही नहीं, क्योंकि सभी के सभी ऑलरेडी मर्ज हो चुके थे आपके किसके साथ, एसबीआई के साथ। ठीक है, नेशनलाइज बैंक तो ऑलरेडी आपने बताया। ठीक है, इसमें आईडीबीआई तो वो प्राइवेट में ही चला गया, तो नेशनलाइज बैंक अब आपकी 11 है। फॉरेन बैंक है, रीजनल बैंक है, और बाकी सभी आपकी प्राइवेट बैंक है दोस्तों। ठीक है, ये क्लियर है ना? अच्छा, ये अब क्लियर है। अब देखो जरा समझिए, कोऑपरेटिव आरआरबीज हो गई, ये कोऑपरेटिव वाला पार्ट समझा दिया। अब सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल है किसके बारे में, शेड्यूल बैंक के बारे में। तो शेड्यूल बैंक का कंडीशन क्या क्या है जरा समझिएगा, इसकी जो बेसिक सी डेफिनेशन है, बेसिक सी डेफिनेशन ये कहती है कि वो सभी बैंक है जो आरबीआई एक्ट 1934 के, याद रखिएगा, सेकेंड लिस्ट में इंक्लूडेड है। वो सभी बैंक है जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड लिस्ट में इंक्लूडेड है, उन सभी बैंकों को हम लोग याद रखिएगा
शेड्यूल बैंक बोलते हैं। वो सभी बैंक मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड लिस्ट में इंक्लूडेड है, उन सभी बैंकों को हम लोग शेड्यूल बैंक बोलते हैं। लेकिन इन बैंकों के लिस्टेड होने के लिए कंडीशन क्या है? तो कंडीशन ये है कि जब ये बैंकें शुरू हुई होगी तो इनका जो इनिशियल पेड अप कैपिटल है वो याद रखिएगा कितने से ज्यादा रहा हो, 5 लाख या उससे अब रहा हो। ठीक है, 5 लाख एंड अब। यानी कि अगर किसी बैंक की शुरुआत, किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत 5 लाख से कम कैपिटल से शुरू होती है तो उसको शेड्यूल कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा, यानी कि उसको आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं किया जाएगा। तो ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस की शुरुआत 5 लाख या उसके अधिक से कैपिटल से होती है और ये सभी आरबीआई एक्ट 1934 की सेकंड शेड्यूल लिस्ट में इंक्लूडेड होती है। ठीक है, अगर ये सेकंड शेड्यूल लिस्ट में इंक्लूडेड होती हैं तो इनको आरबीआई गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी के नॉर्म्स होते हैं सीआरआर और एसएलआर, सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो इन सभी बैंकों को अपने एनडीटीएल का, एनडीटीएल नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज हम इसको बोलते हैं, तो बैंकों के पास जितना भी फंड आता है उसमें से जो जितना चला जाता है उसको हम लोग रिमेनिंग अमाउंट को एनडीटीएल बोलते हैं। तो एनडीटीएल में से कुछ अमाउंट कैश के फॉर्म में रखना पड़ता है आरबीआई के पास, जिसको सीआरआर बोलते हैं, एज अ सिक्योरिटी एंड सॉल्वेंसी, जो मैं आपको बाद में कराऊंगा बहुत ही डिटेल में कि ये क्यों मेंटेन किए जाते हैं, क्या क्या कंडीशन होते हैं और इसको इंक्रीज डिक्रीज किया गया तो क्या क्या चेंजेस होंगे। एसएलआर जो होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी फंड होता है, इसको लिक्विड फॉर्म में मेंटेन किया जाता है। एनडीटीएल पर बैंक अपने पास रखती है, ये गोल्ड में रख सकती है, कैश में रख सकती है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रख सकती है, जो इमरजेंसी के समय में बैंक यूटिलाइज कर सकती है। ठीक है, तो जितनी भी शेड्यूल बैंक होती है वो सभी की सभी सीआरआर एसएलआर मेंटेन करती है। साथ ही में इनको याद रखिएगा बेसल नॉर्म्स के तहत इसको भी मेंटेन करना पड़ता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट्स रेशियो। ठीक है, तो ये देखेंगे हम लोग कि टोटल क्रेडिट यानी कि लोन्स कितना होता है, फिर उसमें रिस्क वेटेड कितना होता है, वो सब कुछ हम लोग समझने जाएंगे कि सीआरआर क्या है और सीएआर क्या है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, आई होप कि सभी को क्लियर है ना। तो सभी जितनी भी शेड्यूल बैंक होती हैं, अगर आपने इनमें पैसा डाला हुआ है, इसका मतलब है कि जो आपका अमाउंट डिपॉजिट अमाउंट है वो दोस्तों कैसा है, सिक्योर्ड है। यानी कि आप उस बैंक, जो भी आपने पैसा डाला हुआ है उस पर आपकी गारंटी देगा आरबीआई कि भाई अगर मान लीजिए बैंक डूब गया है, बैंक कभी ओनर भाग गया देश छोड़ करके, तो आपकी डिपॉजिट पर जो है पैसा मिलेगा। और कितने तक का पैसा मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा 5 लाख तक का डिपॉजिट जो है आपका इसमें सिक्योर होता है। शुरुआत में अगर आपको याद हो तो ये पहले 1 लाख रुपए हुआ करता था, लेकिन बाद में बजट में बढ़ा करके इसको कितना कर दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा 5 लाख रुपए कर दिया गया। ठीक है, और किसके द्वारा, डीआईसीजीसी। डीआईसीजीसी एक फुली ओन्ड सब्सिडरी है आरबीआई की, जिसका फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो 1978 में आई हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों, मुंबई में होता है। और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो आरबीआई के कोई जो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं उन्हीं में से कोई एक व्यक्ति होता है। ठीक है, लेकिन अब मान लीजिए ये तो शेड्यूल के लिए है, नॉन शेड्यूल के लिए क्या है, तो नॉन शेड्यूल में पहले तो ये समझिएगा जरा कि ये सभी वो संस्थाएं जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल लिस्ट में लिस्टेड नहीं है, वो नॉन शेड्यूल है। लिस्टेड क्यों नहीं होगी, क्योंकि उनकी शुरुआत ही दोस्तों याद रखिएगा 5 लाख की कम पेड अप कैपिटल से हुई होगी। तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले कोई भी बैंक बनती है तो सडन बैंक नहीं बन जाती भाई, पहले वो माइक्रो फाइनेंस, पहले वो एक एनजीओ के तौर पर शुरू होती है। जैसे आपने बंधन बैंक के बारे में सुना होगा, ये बंधन बैंक जिसका हेडक्वार्टर आज के समय कोलकाता में है, ये प्राइवेट बैंक के समय काफी बेहतरीन वर्क कर रही है। तो ये सबसे पहले एक एनजीओ हुआ करती थी, एनजीओ के बाद माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट बना, उसके बाद इन्होंने एज अ बैंक लाइसेंस अप्लाई किया और आरबीआई ने उसको अप्रूवल दे दिया। तो कोई ऐसा नहीं है कि बस जाएगा अपना कि भाई आप जाइए अपना जो पासपोर्ट साइज फोटो है 4 ले जाइए, आधार कार्ड पैन कार्ड का जेरोक्स ले जाइए और एप्लीकेशन लिख के दीजिए आरबीआई गवर्नर को कि जी हाँ भाई अब मैंने बैंक की बहुत तैयारी कर ली पीओ क्लर की, अब मैं खुद की बैंक खोलना चाहता हूँ। तो नहीं, के लिए पहले अनुभव होना चाहिए, आपने किस सेक्टर में काम किया, कितना काम किया, आपके पास फंड कितना है। ठीक है, तो सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं। यानी कि वो सभी संस्थाएं जिनका पेड अप कैपिटल 5 लाख से बिलो है वो सभी किस में चली जाती हैं, नॉन शेड्यूल में चली जाती हैं दोस्तों। ठीक है, नॉन शेड्यूल का मतलब है दोस्तों कि नो कंट्रोल ऑफ आरबीआई। ठीक है, याद रखिएगा इसमें आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं है, नो कंट्रोल ऑफ आरबीआई, और आरबीआई का कंट्रोल नहीं है, सो ऑब्वियस सी बात है कि जो डिपॉजिट है आपका, डिपॉजिट नॉट इंश्योर्ड, ये याद रखिएगा, जो भी आप इसमें पैसा डालेंगे वो कैसा है, उस पर कोई भी गारंटी नहीं है। तो अगर आपका पैसा डूब गया,
और कोई लेकर के भाग गया तो उस पर आरबीआई कोई भी गारंटी नहीं देगी। समझ में आ गया दोस्तों? तो इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, कुछ एनबीएफसी भी इंक्लूडेड है, चिट फंड भी इंक्लूडेड है, ठीक है, याद रखिएगा, निधि कंपनीज भी इंक्लूडेड है, और मैं इसमें आपको किसको भी डाल देता हूं, पत संस्था भी होती है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, पत संस्था भी होती है, ठीक है। एलआईसी जीआईसी अलग हटा दीजिएगा, ये इसमें मत काउंट करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये जितने भी नॉन शेड्यूल्ड बैंक है, याद रखिएगा, इनको ना तो सीआरआर मेंटेन करना है, ना ही एसएलआर मेंटेन करना है, ना ही कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो मेंटेन करना है, क्योंकि भाई जब आरबीआई की शेड्यूल लिस्ट में ही नहीं है, आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड नहीं है, आरबीआई के द्वारा डिपॉजिट इंश्योर्ड नहीं है, तो क्लियर सी बात है इसमें कि आपका जो डिपॉजिट होगा वो कोई गारंटेड नहीं होगा, और आरबीआई की जो गाइडलाइंस होंगी वो भी आपकी एप्लीकेबल नहीं होगी। ये क्लियर सी बात है ना दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये जो बैंक होती है शेड्यूल बैंक्स नॉट नीड टू मेंटेन सीआरआर एंड एसएलआर, यहां तक सबको क्लियर है ना दोस्तों, यानी कि ये डीआईसीजीसी के द्वारा कोई भी मेंटेन नहीं होगी। तो इसमें याद रखिएगा दोस्तों, आपको चवन्नी भी नहीं मिलने वाली, अगर ये बैंकों में पैसा जमा किया डूब गया तो बस फिर नसीब को कोसते रहिए, है ना, और भटकते रहिए, है ना। तो टेंशन कर लीजिए, बीपी बढ़ा लीजिए, कुछ भी पैसा मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो जिसमें जैसे आपने ये पढ़ा होगा कि ये रातों रात पैसा डबल हुआ था, आरबीआई हमेशा ऐड भी डालता है कि भाई साहब रातों रात अमीर बनने के ख्वाब मत देखिए, अगर देखते हैं तो ये गलत है। समझ में आ गया? तो 25 दिन में पैसा डबल होता है, तो भाई उन्होंने बोला कि नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे आपने ये देखा, कौन सा है ये, तो याद होगा, लक्ष्मी चिट फंड, याद है ना, ये लक्ष्मी चिट फंड वाले। तो ये दोस्तों रातों रात ये पैसा लेकर के भाग गए थे, और बाबू भाई और ये जितने भी थे, इनके पैसा बेचारों का अभी तक डबल नहीं हुआ, ये अभी भी इंतजार कर रहे हैं अपनी डबल होने का पैसा, ठीक है। इसमें दूसरे सेठ साहूकार भी आप कह सकते हो। तो ये पूरे तरीके से कह सकते हैं कि ये जो होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, ठीक है। कैसा होता है? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे, कई बार क्या होता है, किसी कंपनी के एम्प्लॉय या किसी सोसाइटी के बहुत सारे लोग मिलकर के बीसी बोलते हैं कि भाई चलो 15 लोग हैं, बीसी खेलेंगे, यानी कि हर महीने 2-2 हजार रुपए डालेंगे, हर साल की, हर महीने किसी की चिट निकलेगी, वो पैसा पूरा ले लेगा, फिर अगले महीने किसी दूसरे की निकलेगी। तो इस तरीके से हर महीने में किसी को एक सरप्लस फंड मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, याद रखिएगा, चिट फंड हो गया, पत संस्था हो गई, निधि कंपनीज हो गई, ठीक है, ये जो बीसी वाला प्रोसेस हो गया, ये सभी के सभी आपके किस में इंक्लूडेड हो जाते हैं दोस्तों? नॉन शेड्यूल बैंक में इंक्लूडेड हो जाते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, आई होप कि शेड्यूल समझ में आ चुका है और नॉन शेड्यूल में समझ में आ चुका है। अब दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट बचता है वो बचता है आपका कौन सा? कॉमर्शियल बैंक और कॉपरेटिव बैंक, ठीक है। तो मैं कॉपरेटिव बैंक को पूरा एक अलग से समझाऊंगा, ठीक है। अब इसमें जो डिफरेंस वाला पार्ट है, इसको भी मैं सोचता हूं कि आपको मैं अलग से पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं यहां पर इसको कंक्लूड कर लेता हूं। आप लोग अपना फीडबैक जरूर दिया करिए दोस्तों कि आपको ये सेशन कैसा लगता है, ठीक है। सो प्लीज गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ही ओपन है, और सेशन अच्छा लगता है तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लगातार इसी तरह के बेहतरीन फ्री वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और आप इसको चाहें तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है गाइस। सो थैंक यू सो मच, और बिल्कुल वादा है आप सभी से कि आपके बैंक के मेंस एग्जाम से पहले मैं पूरा का पूरा, याद रखिएगा, यहाँ पर आपके लिए कोर्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।